हूँ अक्षर, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिक्स सपोर्ट। दोस्तों अब इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो पहले सीरोलॉजी किसे कहेंगे? द स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड इज नोन एज सीरोलॉजी। आगे देखिए तो न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ओन खुद का फूड बनाता है। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि दूसरे पे डिपेंड रहता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखें तो एक है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? तो इसका एग्जांपल क्या है? ग्रीन ब्लू एल्गी हो गया जो कि सूर्य के प्रकाश से बनाता है अपना न्यूट्रिशन। और दूसरा है केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? एस बैक्ट, पी बैक्टीरिया, एफ ई बैक्टीरिया, ये सब केमिकल के द्वारा न्यूट्रिशन को तैयार करता है। इसे क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग आगे चलें तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि किसे कहेंगे? जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। पहला है पैरासिटिक्स, जैसे कि घर में आपका मेहमान आ जाता है तो वो आप पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो पैरासाइटिक्स हो जाते हैं। अब पैरासिटिक्स किसे कहेंगे? जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जो भी बैक्टीरिया हो उसको क्या कहेंगे? इंडो पैरासिटिक्स कहेंगे या उसको इंडोकोलोज कहेंगे। दूसरा एक्जोलाइज पैरासिटिक्स न्यूट्रिशन उस तरीके के जैसे कि हमारे जो बाल में जो रिंग वार्म है, लीच है, या हमें खुजली हो जाती है, रिंग वार्म हो जाती है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है वो जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो पैरासिटिक्स न्यूट्रिशन हुआ। अब दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये भी दूसरे पे ही डिपेंड रहता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जैसे मशरूम हो गया, डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गया, ये सारा क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। अब होलोजोलिक जिसमें हम लोग आ जाते हैं और लाइकेन आ जाता है, वो क्या होलोजोलिक न्यूट्रिशन होता है। अब देखें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है देखिए फंगी है। फंगी क्या करता है? तो फूड प्राप्त करता है किससे? एल्गी से फूड प्राप्त किया। वहीं देखो तो फंगी जो है ये एल्गी को क्या देता है? रहने के लिए घर देता है। तो एक तरह का ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं और इससे क्या हो जाता है? तो इसी से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। लाइकेन बनता है। और वही लाइकेन का काम ये क्या है? पोल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन एक तरह का पोल्यूशन इंडिकेटर है जिसमें SO2 गैस पाए जाते हैं, सल्फर ऑक्साइड पाए जाते हैं। और लाइकेन का एक दूसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये आपको pH स्केल को आप लोग जो चेक करते हैं किसके थ्रू? लिटमस के थ्रू। वो लिटमस पेपर लाइकेन से ही बनता है। अब आगे हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है वो जानें। प्लांट में जो न्यूट्रिशन होगा, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब आप पहले ही जान चुके हैं, जो खाना खुद से बनाए उसे ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। अब देखें प्लांट्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। मल्टीसेलुलर का मतलब हो गया उसमें अधिक एक से ज़्यादा सेल रहते हैं। और यूकैरियोटिक्स का मतलब हो गया, यू का मतलब हो गया ट्रू और कैरियोटिक्स मीन्स निकलो, ये इसमें सही रूप में सेल रहते हैं। देयर आर सेल वाल फ्रॉम सेलुलोज, और उसके सेल वाल रहता है जो कि किससे बना रहता है? सेलुलोज से बना रहता है। आगे देखिए प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो प्रिपेयर करता है अपने फूड को किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वाइल सम प्लांट्स आर इंसेक्टिविरियस, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिविरियस होते हैं, जो कि वो क्या लेते हैं? वो फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं, वो कीड़े को खा के करते हैं, कीड़ों को मार के अपना फूड प्राप्त करते हैं। जैसे पीचर प्लांट्स, वेनेंस, फ्लैट ट्रैप्स, नेफेंथिस, ये सब जो प्लांट्स हैं ये क्या है? तो इंसेक्टिविरियस है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में, भारत के मेघालय राज्य में ये प्लांट्स अधिकतर पाए जाते हैं।
अब है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर द लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस अब प्रोसेस क्या हुआ, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग जान लें तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में। उस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अब आगे हम आते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लिए, उसके बाद H2O यानी कि वाटर हुआ, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनता है, तो ग्लूकोज 6 H12O6। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहाँ चला जाता है, इन्वायरमेंट, और H2O जो कि जड़ में चला जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहता है। ऑक्सीजन रिलीज आफ्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर। ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब एक्स्ट्रा वाटर विच रिमेन्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वाटर भी हो जाते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस। अब आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद अब हम लोग स्टोमेटा के बारे में जान लेते हैं। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। समझ गए, स्टोमेटा जो है, ये जो स्टोमेटा का खुलना बंद होना ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो गार्ड के द्वारा संचालित होता है, निर्भर इसी पे होता है। अब है अब बैक्टीरिया जो होते हैं सिर्फ यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उसमें ट्रू सेल नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ गए, तो वो यूकैरियोटिक हो सकते हैं। अब देखें पौधे में वस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। पौधे में जो वस्कुलर टिश्यू है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम से भी खूब क्वेश्चन आता है, तो अब लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। अब जैसे कि जाइलम फ्लोएम क्या हुआ, जाइलम देखिए, जाइलम क्या होता है, ये क्या होता है जाइलम, ये डेड टिश्यू होता है। जाइलम कभी भी पूछेगा तो ये डेड टिश्यू होगा। फ्लोएम क्या होगा, ये तो लिविंग टिश्यू होगा। फ्लोएम क्या होगा, लिविंग टिश्यू होगा। इसका अंतर बता देंगे। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं फ्लोएम क्या करता है, वो क्या करता है, तो फूड को भी ट्रांसफ़र करता है और ग्लूकोज को भी ट्रांसफ़र करता है। जाइलम क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही वो ट्रैवल करता है वही फूड को। वहीं फ्लोएम क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। मल्टी डायरेक्शन का मतलब कि डबल डायरेक्शन, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ट्रैवल हो, इसे मल्टी डायरेक्शन कहते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं, एक पॉइंट यहाँ से हम लोग लें तो देखें, तो फ्लोएम को सेवियर ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फ्लोएम के सेवियस ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोएम के सेवियस ट्यूब में क्या नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। समझ गए, ये याद रख लीजिएगा। अब आगे आते हैं, पौधे में जो क्लोरोफिल होता है वो किसके कारण होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पत्तियों में पाया जाता है, जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्वेशन करता है, जब कि स्टोमेटा जल ऑब्जर्वेशन का केंद्र है। समझ गए, आगे चलें। आगे हम लोग चलते हैं, इन आरबीसी न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड एक्सेप्ट वेयर और रूट। आरबीसी जो है में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, भेड़ और ऊँट ऐसे जानवर हैं उसके आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मगर और दूसरे के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस किसे कहेंगे। देखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइयर वाटर लेवल से लोअर वाटर लेवल में जाएंगे तो ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस मेनली वाटर के लिए होगा। वहीं डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स, इसमें एयर भी ले सकते हैं, इसमें अदर मीडियम भी ले सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। समझ गए। अब देखिए, तो फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्यूजन प्रोसेस में मल्टीपल प्रोसेस बैक्टीरिया आएंगे और बाइनरी फ्यूजन भी आएंगे। प्लांट्स ऑब्जर्व द मॉइस्चर वाटर, प्लांट ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर ऑफ वाटर को,
अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ लिए। दूसरा पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर जीव है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर जीव है और इसे प्रोटिस्टा जगत किंगडम में रखा गया है। वहीं अमीबा आर इन इरेगुलर शेप। वो क्या होता है? इरेगुलर शेप का, कोई शेप फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। स्यूडोपोडिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन पूछेगा, अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? तो स्यूडोपोडिया है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा, और पोडिया का मतलब क्या होता है? पैर, यानी झूठी पैर। किसका? अमीबा का। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। इसमें जो होता है अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और वो किसके थ्रू होता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। यह एक फ्रेश वाटर जीव है। यह रुके हुए पानी में रहता है, जैसे कि तालाब में। यह एक होलोजोलिक जीव है, जैसे हम लोग हैं, जिसमें निम्न चरण में पोषण पूरा होता है। कौन कौन चरण में? इंजेशन, ऑब्जर्वेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 5 थ्रू क्या होता है? तो अमीबा का पोषण होता है। कौन कौन? इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये याद कर लीजिएगा। आगे आए हम लोग। अब हम लोग आते हैं तो न्यूट्रिशन इन पारामीशियम के न्यूट्रिशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो हम लोग जान लें। यह एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। इसे प्रोटिस्टा जगत किंगडम में रखा गया है। समझ गए? इसका फिक्स्ड शेप होता है। इसका जो शेप होता है चप्पल की तरह होता है, स्लीपर शेप की तरह होता है। इसका पारामीशियम का। यह मरीन वाटर में पाया जाता है। वो फ्रेश वाटर में पाया जाता था, में ये मरीन वाटर में पाया जाता है। शीला इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन को पूछेगा तो क्या बताइएगा? शीला, CILIA, शीला इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। आगे हम लोग देखें तो एनल कैविटी है, इसमें ओरल कैविटी है। अब है पारामीशियम के बाद हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है वो सब लोग जाने। ह्यूमन में पूर्ण विकसित डाइजेशन सिस्टम होता है। ह्यूमन हमारे मानव में जो है पूर्ण विकसित सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेशन सिस्टम होते हैं। इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 300 फीट की होती है। ये जो डाइजेशन सिस्टम होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है वो 30 फीट या 9 मीटर का होता है। इसमें जुड़ा निम्न भाग है। इसमें कितने निम्न भाग जो हैं जुड़े हुए हैं? देखिए, वोकल कैविटी है, डेस्कोफेगस है, स्टोमाचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसमें सेलेवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टिनियल ग्लैंड हो गया। अब आगे हम लोग इसको बढ़िया से समझें। वोकल कैविटी। अब वोकल कैविटी देखिए, वोकल कैविटी ये ओरल कैविटी ओपनिंग गेट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री का ये जो गेट हो गया वोकल कैविटी हो गया। अब इसमें किस तरीके के पार्ट्स होते हैं? जैसे पहला पार्ट है टीथ जो है कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन का बना होता है। टीथ हमारा जो दांत होता है कैल्शियम फॉस्फेट या डेंटाइन का बना होता है। इसके ऊपरी भाग एनामीन होता है। इसके ऊपरी भाग में क्या होता है? एनामीन होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। एनामीन होता है जो मानव शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। दांत के आधार पर मनुष्य को 3 पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। आधार पर मनुष्य को 3 पार्ट में, एक होता है डाइफोडोनेट, पूरे जीवन में 2 बार ही होता है डाइफोडोनेट। दूसरा होता है हेट्रोडोनेट, जो 4 प्रकार का दांत होता है। तीसरा होता है थिकोडोनेट, मानव दांत में जब्बर में जड़ होता है। दांत के 3 भाग होते हैं। अब दांत के 3 भाग होते हैं आधार से। क्रोन, नेक, रूट क्या होगा? जब्बर के अंदर घास जैसा हो जाए वो क्या कहता है? रूट कहलाता है। अब माउथ का जो pH मान होता है 5.5 से कम होता है, टूथ डीके शुरू हो जाता है। अब माउथ का जो अगर pH मान 5.5 से अगर कम हो तो क्या होगा? टूथ डीके, यानी कि आपका दांत सड़ने लगेगा, एसिडिक हो जाने लगेगा।
और इसी से वैसे नॉर्मल जो दांत का टीथ का जो पीएच मान है वो कितना होगा 6.8, समझ जाइए 6.8 होगा नॉर्मल। और वहीं दांत में अगर पीएच मान 5.5 से कम होने लगे तो आपको टूथ डीके हो जाएगा, ये जरूरी ध्यान में रखिएगा। अब आगे जानते हैं टीथों की संख्या को हम लोग टीथल फार्मूला के द्वारा लाते हैं। पहला है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होता है 20 होता है और इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। किस तरीके से याद करिएगा ये बता देते हैं। इसका फार्मूला है 2102 2102 इंटू 2। अब इसको देखिए, जैसे इंसीजर हो गया, इंसीजर की संख्या कितना होगी 8 हो गया, 8 हो गए। अब इसको देखिए, ये 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 हो गया क्या इंसीजर की संख्या। अब वहीं देखिए, अब हम लोग लेते हैं कैनियन। कैनियन की संख्या देखिए, यहाँ पे देखिए 1 है लिखा हुआ और यहाँ पे भी 1 है। 1 + 1 1 + 1 = 2 हो गया। और 2 को फिर से 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको 2 × 2। तो इंसीजर की संख्या कैनाइन की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्रीमोलर की संख्या देखें, प्रीमोलर की संख्या देखें, प्रीमोलर की संख्या में देखें तो क्या है, आप लोगों को दिखाते हैं। प्रीमोलर की संख्या में देखें, यहाँ देखें, यहाँ 0 है, ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 0 है। तो 0 + 0 0 ही होता है, 0 × 2 भी 0 होगा। तो प्रीमोलर की संख्या क्या होगी तो 0 ही होगा। वहीं आगे जाएं तो 8, ये अब 8 कैसे आएगा ये भी देखिए यहाँ पे। तो 2 है + 2 4 हो गया और × 2 कितना हो जाएगा, तो फिर 8 हो जाएगा मोलर की संख्या। तो किस तरीके से हम लोग मीन टीथ का निकाल लें। अब परमानेंट टीथ का भी जो कि 32 होता है उसका भी निकल जाएगा। उसका भी फार्मूला क्या है 2123। 2123 से हम लोग निकाले हैं। जैसे इंसीजर की संख्या क्या होगा 8 होगा, उसके कैनाइन की संख्या क्या होगा 4 होगा, प्रीमोलर की संख्या क्या होगा 8 होगा और मोलर की संख्या क्या होगा 12 होगा। वैसे ही मोलर की संख्या देखो, मिल्क में कितना था, मिल्क टीथ में 8 था तो अब 12 हो चुका है। प्रीमोलर की संख्या 0 थी तो 8 हो चुका है। कैनाइन की संख्या 4 थी तो 4 रहता है और इंसीजर की संख्या 8 थी, यहाँ पे भी इंसीजर की संख्या 8 है। तो बोलिएगा इंसीजर जो रहता है या फिर मिल्क टीथ हो या परमानेंट टीथ हो, ये दोनों में इक्वल ही रहता है, ये समझ जाइए। आगे हम लोग चलते हैं। आगे अब हम लोग जीव के बारे में जानेंगे। टंग। टंग एक तरह का क्या है मस्कुलर और मूवेबल ऑर्गेन है, संरचना है, जिसमें क्या होता है इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं लगभग इसमें 20,000 स्वाद हम लोग टेस्ट बड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें 3 ही 4 प्रकार के स्वाद को समझ पाते हैं, जो कि मीठा, खट्टा, कड़वा स्वाद को पता लगता है। लार, ये जो टंग होता है लार का पीएच मान कितना होता है 6.8 होता है। मुखबुआ माउथ में 3 जोड़ी लार होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड होते हैं पाई जाती है जो लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन उत्पन्न करता है, संवृत करता है। लार में टाइनिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पाचन करता है। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्न है, कौन कौन है, पैरोटाइड, सबटिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैराटॉइड जो गाल में होता है, सबटिंगुअल जो जीभ के नीचे होता है, सबमैंडिबुलर जो जबड़े में होता है। अब है ओसोफेगस, विंड पाइप और फूड पाइप एक ही ढक्कन के द्वारा बंद होते हैं जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस ही जो होता है क्या करता है, ये माउथ को क्या करता है विंड पाइप और फूड पाइप को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल किसके थ्रू करता है तो मेडुला के थ्रू करता है। आगे जाएं, एपिग्लोटिस को मस्तिष्क मेडुला
ओब्लिगेट या नियंत्रित करता है। अब स्टोमच, यह एक मस्कुलर बैग लाइक जे स्ट्रक्चर है। स्टोमच जो है हमारा मस्कुलर बैग लाइक जे स्ट्रक्चर का होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 10 इंच और चौड़ाई कितनी 4 इंच के होते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। फिंडिक्स, विंड पाइप स्टोमाटा के जुड़ा होता है। कार्डिक्स, द पार्ट ऑफ द स्टोमाटा डेट इज क्लोजेस्ट टू द एस्कोफेगस। पाइलोरिक, स्टोमाटा प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। पाइलोरिक, समझ गए। फिनिक किसके, विंड पाइप से जुड़ा होता है। कार्डिक्स किससे, द पार्ट जहाँ पे कि स्टोमाचा रहता है क्लोजेस्ट टू। और पाइलोरिक क्या होता है, स्टोमाचा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ा होता है, जो नोरेस्ट कैविटी होता है। समझ गए। स्टोमेटा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस सम्मिलित करता है। इसमें निम्न कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं एससीएल, यह भोजन को जर्म फ्री बनाता है। एससीएल जो होता है ये भोजन को क्या करते हैं, जर्म यानी कि जितने भी जर्म होंगे फूड में वो हटा देगा एवं इसे अति अम्लीय बना देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइमा कहते हैं। फिर होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन यह इनएक्टिव एंजाइम होता है। इसका एक्टिव रूप पेप्सिन कहलाता है, जो कि दूध में प्रोटीन का कैसीन का पाचन करता है। समझ गए। अब नवजात शिशु में जो दूध का जो पाचन होता है वो किसके थ्रू होता है, रेनिन के थ्रू होता है, एंजाइम में पाया जाता है। अब है म्यूकस। म्यूकस क्या हुआ, स्टोमाचा का भीतर दीवार म्यूकस का बना होता है। यह स्टोमाटा का रक्षा करता है। स्टोमाटा को जो भोजन पचाने में 4 से 5 घंटा लगता है। और अब देखें, और नियमित भोजन के कारण स्टोमाटा के भीतर दीवार में गड्ढानुमा संरचना द्वार क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह रोग क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। पेप्टिक अल्सर कहलाता है, जो कि गाल के कैंसर को हम लोग क्या करते हैं, अल्सर कहते हैं। और पेप्टिक यानी पेट में जो कैंसर होता है पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब आगे हम लोग जाने, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कि ये जो है सबसे मेन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 7.4 मीटर होती है। इसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनियम, जेनेनियम, इलियम। ड्यूडेनियम क्या होता है, यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, जो एसिड फूड काइमा का रूपांतरण बेसिक काइमा में करता है। जब बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस क्रमशः लीवर और पेनक्रियाज में संवरित होते हैं। अब है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो हार्मोन बनाने का काम करता है, उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो एंजाइम बनाने का काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन समझ लिए, इंडोक्राइन क्या हो गया, तो हार्मोन बनाने का काम करेगा इंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन कौन क्या करेगा, तो एंजाइम बनाने का काम करेगा। अब दूसरा पार्ट है जेनियम। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का मध्य भाग है, यहाँ भोजन को आंशिक पाचन करता है। तीसरा है इलियम। इलियम यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, इलियम में। अगर कोई चीज़ भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा, इलियम में होगा। अब इलियम के आंतरिक भाग पर फिंगर लाइक संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं, विली कहते हैं। यह पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को अवशोषित कर इन्हें रक्त के द्वारा शरीर के सेल तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, इलियम करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। लार्ज इंटेस्टाइन की कितने हैं, 1.5 मीटर। यह पचे हुए भोजन से जल को अवशोषण करता है। ये पचे हुए जल को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। इसके निम्न भाग हैं कोशियम, कोलोन, रेक्टम, एनस। इसके निम्न भाग में कोशियम क्या होते हैं, यह स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जड़ वाला भाग होता है। इसका किनारे फिंगर लाइक संरचना द्वारा बंद हो जाता है, जिसे अपेंडिक्स वेस्टिगल ऑर्गेन कहते हैं। अब है कोलोन। यह लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग होता है, जहाँ स्क्रीटरी से जल ऑब्जर्वेशन का काम करता है। अब तीसरा रेक्टम। यह एक्सक्रीटिव वेस्ट को अस्थायी रूप से जमा करता है। रेक्टम। एनस क्या करता है, तो ये एक्सक्रीटिव वेस्ट को निष्कासन का काम करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एंजाइम बनाने का काम। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, एंजाइम को सम्मिलित करता है,
सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसे बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। मानव में निम्न ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मानव जो निम्नलिखित ग्रंथियाँ पाए जाते हैं। पहला है लीवर। इट इज़ ए लार्ज ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसका वेट कितना होता है, 1.5 kg का होता है। यह बाइल जूस सिक्रेट करती है जो कि गॉल ब्लैंडर में जमा होती है। अब इंटेस्टिनियल ग्लैंड, यह इलियम में मौजूद माइक्रोविली के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यह स्विकस इंटीरियम पाचन से सिक्रेट कार्य करता है। भोजन को एसिमिलेशन का कार्य इंटेस्टाइनियल ग्लैंड ही करता है। अब है लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है एवं आरबीसी के डिकम्पोजिशन का कार्य भी लीवर ही करता है। लीवर अमोनिया और यूरेनियम का निर्माण भी करता है, जिसमें यूरिन में गंध पाया और पीला रंग होता है। यूरिन में जो गंध पाया जाता है किसके कारण? तो अमोनिया के कारण। पेनक्रियाज, इट इज ए पेनक्रियाज क्या होता है? ये क्या होता है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर वेट, इसका वेट कितना होता है? 70 से 100 ग्राम इसका वेट होता है। इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, ये क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। यह पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करती है, जिसका नाम निम्न भाग है। इसका निम्न भाग है ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन जो अगर पूछेगा क्या करता है, तो यह प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रेप्सिन। उसके बाद लाइपेज क्या करता है? यह एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट का सरलीकरण करता है। कौन कौन? तो लाइपेज करता है। एमाइलेज क्या करता है? यह कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज का पाचन करता है। न्यूक्लियोज, यह न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है, न्यूक्लियोज। आगे देखिए पेनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लेंगुरस पाए जाते हैं। पेनक्रियाज में जो आइसोलेट्स ऑफ लेंगुरस पाए जाते हैं, जिसमें निम्न सेल होते हैं। सेल होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल, ये ग्लूकोज नामक हार्मोन तैयार करता है। अल्फा सेल जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? अल्फा सेल करता है। पेनक्रियाज और लिंगुरस पाए जाते हैं इंसुलेटस लिंगुरस, इसमें 3 तरह के सेल होते हैं, जो कि अल्फा सेल होते हैं, ग्लूकोज तैयार करने का काम करता है ब्लड में। अब उसके बाद है बीटा सेल, यह इंसुलिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है। बीटा सेल जो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में ग्लूकोज की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब है गामा सेल, यह अल्फा और बीटा सेल के कार्य को नियंत्रित करता है। आगे हम लोग जानते हैं अब ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम में हम लोग जाने, ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम का मतलब ये है कि हमको एनर्जी लेना है तो हम कोई सिस्टम से, तो ह्यूमन सिस्टम से। यह एक कैटाबोलिक एक्टिविटी प्रक्रिया, ये क्या है? एक तरह का कैटाबोलिक एक्टिविटी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन शरीर के सेल में होता है तथा उत्पाद के रूप में हम लोग क्या करते हैं? सेलुलर फ्यूल एटीपी में लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त करते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस समझते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस कोई भी पूछेगा तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तथा इसमें कितने होते हैं? 1 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन होकर 2 मोल एटीपी बनाते हैं। 1 ग्राम अगर ग्लूकोज टूटेगा तो इसमें कितने बनाएंगे? 2 मोल ही एटीपी बनाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद ग्लूकोज का रूपांतरण किस में हो जाता है? पायरूवेट्स में हो जाता है। पायरूवेट्स कभी भी पूछेगा कितने कार्बन का होगा? तो 3 कार्बन का हो जाता है। अब है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल में जो अगर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसमें 1 ग्राम अगर ग्लूकोज टूटता है तो 36 मोल एटीपी एनर्जी हम लोगों को मिलता है। क्रेब्स साइकिल का सेंटर होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल का जो सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ द सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। आप देखते हैं रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एरोबिक रिस्पायरेशन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होगा वो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। इसका उदाहरण जैसे प्लांट्स हो गए हैं
एनिमल्स हो गया, ये क्या करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो उसको हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासिटिक वार्म्स हो गया, ये सब क्या है एनारोबिक है। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। अब है एक नोट कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है गैस है जो कि सर्वाधिक घुलनशील होता है किसमें, रक्त में, जो कि ब्लड में तुरंत घुल जाता है। और ये एक तरह का क्या है टॉक्सिक गैस है, ये जहरीला गैस है। अब है रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन 17 से 18 रिस्पिरेशन का होता है। ये 1 मिनट में हम लोग जो है 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं, यानी कि एक बार इनहेलेशन और एक्सेलेशन मिला के एक होगा, 17 से 18 बार 1 मिनट में करते हैं। वे अंग जो रक्त जो श्वसन गैस उत्पन्न प्रदान करते हैं उन्हें रक्त श्वसन अंग कहा जाता है। अब इसमें है लंग एक क्या है उच्च वर्गीय जीव का है जो कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब हम लोग सांस किस तरीके से लेते हैं, देखो नाक से लिए नॉस्ट्रिल्स पर, नॉस्ट्रिल से हमारा जो एयर कहाँ जाएगा विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप से कहाँ जाएगा ट्रेचिया में जाएगा, ट्रेचिया से कहाँ जाएगी ब्रोंची में जाएगी, ब्रोंची से क्या आ जाएगा ब्रोंकोइल्स में जाएगा, ब्रोंकोइल से क्या जाएगा अल्वोली में जाएगा। नॉस्ट्रिल्स नोज हो गया, विंड पाइप्स ट्रेचिया, ये सब। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा एल्वोली में, एल्वोली में जो क्या होगा मानव शरीर का जो रक्त का क्या होता है शुद्धिकरण होता है। आगे देखिए हम लोग, अब हम लोग गिल्स के बारे में जानते हैं। ये मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छानने का कार्य करता है। गिल्स मछली के हृदय रक्त केवल एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब समझ जाओ कि जिसमें कार्बन मिला हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, उसे डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे, आता है। इसलिए मछली में रक्त का सिंगुलर सर्कुलेशन होता है, सिंगुलर सर्कुलेशन होगा। वहीं ह्यूमन में क्या होगा डबल सर्कुलेशन होगा। अब होता है डिफ्यूजन, ट्रांसफर ऑफ हायर ऑक्सीजन टू लोअर ऑक्सीजन डिफ्यूजन, पहले भी बताएं। अब है ट्रेचिया यह कीटों का रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है। यह एक और वातावरण के संपर्क में दूसरे और शरीर के सेल के संपर्क में होता है। नोट कर ले, मेढक जो होता है ये एक तरह का एम्फीबियंस होता है, ये कहीं पे भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, धरती के अंदर भी रह सकता है। मेढक जो होता है हाइब्रिनेशन यानी हाइब्रिनेशन जब ज़मीन के अंदर में रहता है तब वो कहाँ से सांस लेता है अपने स्किन के द्वारा, वो पानी में रहता है स्किन के द्वारा, और जब पानी में रहता है तो वो क्या करता है बुक गिल्स के द्वारा, और जब वह ज़मीन पर रहता है तो बुक लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करता है। अब हम लोग इसको समराइज कर देते हैं। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ टूटेगा इन साइटोप्लाज्म में जिसमें पायरूवेट्स बनेगा। अब पायरूवेट्स में देखो एरोबिक रिस्पिरेशन जहाँ पे क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कितना बनेगा 38 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 2 मोल कहाँ से, तो साइटोप्लाज्म से ले लिए हम लोग, तो 38 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकालेगा। फिर दूसरा होता है लैक ऑफ मसल्स, जहाँ पे हम मसल्स उसमें जो होगा पायरूवेट्स का जो कन्वर्सन होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण इसमें क्या बनता है तो लैक्टिक एसिड, जिससे हमें दर्द होता है, दर्द फीलिंग होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तीसरा पायरूवेट जो अगर टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, उसमें क्या बनता है इथेनॉल बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। आगे देखिए हम अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जानते हैं। सर्कुलेशन कैसे होगा, वह प्रक्रिया जिसमें आवश्यक पदार्थ का परिवहन शरीर के सेल से दूसरे सेल तक हो, उसे क्या कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का जो पीएच मान कितना होगा 7.4 होता है। यह एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन फिल्टर्ड नहीं होगा फिल्टर पेपर से, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। जिसमें सॉल्यूट कौन कौन होते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेट, ये क्या होंगे सॉल्यूट हो गए। और सॉल्वेंट क्या होंगे प्लाज्मा हो गए, क्या हो गए सॉल्वेंट हो गए।
आगे हम लोग देखें सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेंडोन क्या करता है, तो बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडोन करता है। वहीं लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। बोन सेल जोड़ क्या करता है, सेल का मसल टू मसल को काम करता है, इससे जोड़ करता है। अब ब्लड में के निम्न घटक हैं, ब्लड के जो है निम्न घटक प्लाज्मा, यह रक्त का फ्लूइड पार्ट है, यह फ्लूइड पार्ट है, ये समझ ले फ्लूइड पार्ट हो गया। प्लाज्मा सॉल्वेंट जैसे ही बोले तो फ्लूइड पार्ट हो गया, समझ गए। सॉल्यूट जैसे चीनी, हमारा चीनी हो गया, पानी हो गया प्लाज्मा, चीनी हो गया जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये सब चीनी का काम कर देता है। वैसे बता दिए आप लोगों को। प्लाज्मा यह रक्त का फ्लूइड पार्ट्स है, जिसे लाइफोसाइट्स भी कहते हैं। लाइफोसाइट्स अब जब जांच कराते होंगे तो देखते होंगे, लाइफोसाइट्स कहते हैं। यह कुल रक्त का 55% होता है। यहाँ जितना भी रक्त है उसका 55% प्लाज्मा होता है, तथा इसमें 90% पानी होती है और 7% प्रोटीन होता है, और इसमें 3% ऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं। अब दूसरा है आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है। इसमें इसको क्या कहा जाता है, एर्थोसाइट्स भी कहते हैं। यह बायोकॉनकेव आकार का होता है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पहले भी पता है। जो पॉइंट बता रहे हैं अपन लोग, आरबीसी के मात्रा 1 mm रक्त में 40 से 50 लाख होता है। 1 mm रक्त में 40 से 50 आरबीसी होता है। 100 मिली आरबीसी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का सर्कुलेशन का काम करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा, अनीमिया रोग हो जाएगा, जिसमें कि अन्य कारण भी होते हैं अनीमिया के, B2, B6 की कमी से और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है। ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती है। वहीं एक्सीडेंट के दौरान भी आरबीसी की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। इसका जीवन अवधि कितना होता है आरबीसी का, 120 दिन का जीवन अवधि होता है। 120 दिन का क्या होता है, तो जीवन अवधि होता है। यह बोन मैरो में बनता है और स्पिनियल में मर जाता है। ये बोन मैरो में जाके बनता है और स्पिनियल में जाके मर जाता है। मेल में जो है फीमेल की तुलना में अधिक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है। अब दूसरा है वाइट ब्लड कॉर्पुलस, इसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट के इसमें क्या हो गया, कलरलेस होता है। यह गोलाकार राउंड होता है, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसे शोल्डर ऑफ ह्यूमन को भी कहते हैं। शोल्डर ऑफ ह्यूमन किसे कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को कहेंगे। इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमको शरीर से लड़ने की क्षमता को अगर कोई भी बूस्ट करता है, वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स है। डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, 60% की मात्रा सर्वाधिक होती है, तथा इसका लाइफोसाइट्स बीमारी से बचाने का काम करता है। ल्यूकोमिया एक ब्लड कैंसर है जो डब्ल्यूबीसी में प्रभावित करता है। ल्यूकोमिया एक ब्लड कैंसर है जो कि डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। 1 mm रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 4 से 5,000 होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की अनुपात कितनी होते हैं, 1:600, 1:600 होता है। इसकी जीवन 5 से 8 दिन होती है जीवन अवधि। अब देखो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, HIV से होता है, एड्स होता है। यह वायरस रेट्रोवायरस फैमिली का सदस्य है। इसमें जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस फैमिली का। इस रोग से डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाता है, अब रेट्रोवायरस के 3 प्रकार होते हैं, कौन है, एक होते हैं TMV, एक होते हैं HIV और एक होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में H1, इधर देखें आप लोग, इन्फ्लुएंजा में जो होता है H1N1 से क्या हो जाएगा, तो हम स्वाइन फ्लू, अगर स्वाइन फ्लू होगा तो H1N1 से, याद रखिए स्वाइन फ्लू क्या होगा, H1N1 से क्या होगा, तो स्वाइन फ्लू होगा। H1N1 से स्वाइन फ्लू होगा।
वो H5N1 से क्या होगा, बर्ड फ्लू होगा। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू में समझ जाइएगा, H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 इज बर्ड फ्लू। आगे हम लोग देखें, अब चौथा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो अनियमित आकार के होते हैं, इन्हें प्लेटलेट्स ये अनियमित आकार के होते हैं, इन्हें थ्रोम्बोकाइट्स भी कहा जाता है। यह सिर्फ मैमल्स के रक्त में पाया जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 24 घंटा या 1 to 7 डेज होता है। इसमें प्रोथ्रोविन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि एक्सीडेंट के दौरान वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फिब्रिनोजेन में बदल जाता है, जिसमें रक्त का थक्का बन जाता है। इसमें क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है जो कि एक्सीडेंट के दौरान ऑक्सीजन को अभिक्रिया करता है, जिसमें फिब्रिनोजेन में बदल जाता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। इसमें थक्का रोधी एंटी ब्लड कोगुलेट रसायन हेपरिन पाया जाता है। इसमें थक्का रोधी एंटी ब्लड कोगुलेट रसायन हेपरिन पाया जाता है। ब्लड शुगर्स में रक्त का थक्का रोधी रसायन हीरोडीन पाया जाता है। डेंगू में फ्लेविरिबोवायरस से होता है। डेंगू जो होता है फ्लेविरिबोवायरस से होता है तथा मादा एंडीज मच्छर से फैलता है। इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब है ह्यूमन हार्ट। हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। पेरिकार्डियम फ्लूइड के कारण हार्ट में जो बाहरी चोट होता है उससे बचता है। कोई भी पूछेगा कि हार्ट में जो अगर हमको कोई मुक्का मारता है काहे नहीं चोट लगता है, कहता है ना कि मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है। ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं होता है, मर्द या औरत हो इसलिए थोड़ा दर्द नहीं होता है। दर्द तो होगा अगर खूब जोर से मारेगा, लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड के कारण इसमें बाहरी चोट से इसे बचाता है कुछ को, हार्ट को। अब यह है पेरिकार्डियम नामक जो दोहरी झिल्ली में बंद रहता है। विभिन्न जीवों में हृदय के कक्षों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मैमल्स और बर्ड में कितने 4 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। फिश में 2 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। वहीं फिश में क्या होगा, 2 चैम्बर्स के होते हैं। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, तो 3 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। और वहीं मगरमच्छ में लेकिन 4 है। कोई भी बोलेगा क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल में आप बोल दीजिए 4 चैम्बर्स हार्ट। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स और कॉकरोच में 13 चैम्बर्स। आगे हम लोग देखें, अब है स्फिग्नोमीटर से जो है हम लोग ब्लड को प्रेशर नापते हैं। फिर है फिर आगे देखिए, मानव 2 प्रकार के प्रेशर में 2 प्रकार का प्रेशर उत्पन्न करता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसके 120/80 ये नॉर्मल होता है। पेसीमेकर को आर्टिफिशियल हार्ट कहा जाता है। पेसीमेकर को क्या पेसमेकर को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट कहा जाता है। मानव के 4 वल्व होते हैं। मानव में क्या होते हैं, 4 वल्व होते हैं। मानव के रक्त अभी बोले डबल सर्कुलेटरी होते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। हाइपोटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज लोअर देन नॉर्मल प्रेशर, इसको हाइपोटेंशन होगा। अब है हार्ट, ह्यूमन हार्ट में देख लें, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लें आप लोग। अब देखिए, आर्टरी में कोई पूछेगा, आर्टरी में जो है ब्लड कौन सा ब्लड तो ब्लड में ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में हो जाता है, जो कि वेन हमारे नस जो दिखाई देता है ब्लू नुमा, वो वेन होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा,
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। वहीं पल्मोनरी वेन में क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब है ट्राइक्यूस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो कंट्रोल करता है, जो उसको ट्राइक्यूस्पिड वेल्व कहते हैं। मेटेरियल और या बिकस्पिड वेल्व किसे कहेंगे, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने से जो रोकता है उसको क्या कहते हैं, मेटेरियल या फिर विकस वेल्व कहते हैं। ये कंट्रोल का काम करता है। अब आगे हम लोग जानते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब खा लिए, डाइजेशन कर लिए, पूरा जगह खाना पहुंच गया, अब उसके बाद क्या करेगा, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको तो निकालेगा भी। तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हम लोग उसको निकालते हैं। जीवों के शरीर में अपविष्ट पदार्थ जो विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा निर्मित होते हैं, उनका निकास एक्सक्रीशन कहलाता है। उनका निकास की प्रक्रिया ही एक्सक्रीशन कहलाता है। विभिन्न जीवों में परिवेश के आधार पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग अपविष्ट अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है। उसके जीवन के आधार पर वो किस तरीके के नेचर में रहता है, उस तरह ये याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें हम पॉइंट लगा के बता दे रहे हैं। मैमर्स यानी कि हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है, और यूरिया को क्या कहते हैं, यूरोटोनिक्स, यूरिया यूरोटोनिक्स। रेप्टाइल्स, बर्ड और इंसेक्ट, वो कौन सा वेस्ट मटेरियल करेगा, यूरिक एसिड। रेप्टाइल्स, बर्ड और इंसेक्ट, ये कौन सा करेगा, यूरिक एसिड, और उसको क्या कहेंगे, यूरकोटेनिक्स कहेंगे। वहीं फिश क्या करेगा, वेस्ट में अमोनिया करेगा, और इसको क्या कहेंगे, एमोनियोटेनिक्स कहते हैं। समझ गए, ये याद रहनी चाहिए। आगे आते हैं। किडनी मानव शरीर का प्रमुख एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, जिसका निर्माण नेफ्रॉन से तथा ब्रोमाइन कैप्सूल से हुआ है। किडनी जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसका किस चीज़ से निर्माण हुआ है, नेफ्रॉन और ब्रोमाइन कैप्सूल से हुआ है। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को क्या है, कॉर्टेक्स कहेंगे, और आंतरिक भाग को क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। किडनी एक जोड़ी एब्डोमेन के ठीक पीछे सेम के बीच के आकार का होता है। किडनी जो होता है एक जोड़ी का होता है, और जो एब्डोमेन के ठीक पीछे रहता है, हमारे पीठ के तरफ रहता है। और ये किसके तरह का, सेम है, जो राजमा होता है ना, राजमा की तरह वो रहता है किडनी आपका। अब देखो एक और पॉइंट बता दें कि टमाटो जो होता है लाल क्यों होता है। टमाटो जो लाल होता है, ल्यूकोपिन उसमें पाया जाता है, इसलिए टमाटो क्या होता है, लाल होता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, यूरिया का छानना और यूरिन का निर्माण करना, यही कार्य होता है। यूरिया को छानना और रक्त में से यूरिया को छानना। हमारे ब्लड से जो यूरिया को छानता है कौन करता है, किडनी का काम करता है, और उसमें यूरिन का निर्माण भी करता है। किडनी से एक नलिका निकली हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। एक नलिका जो किडनी से निकल रही रहती है उसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यह एक यूरिनरी ब्लेंडर में आकर खुलती है, और ये कहाँ खुलती है, यूरिनरी ब्लेंडर में आके खुलती है, तथा यूरिनरी ब्लेंडर जो है यूरेथ्रा द्वार से खुलता है। और यूरिनरी ब्लेंडर कहाँ से खुलता है, यूरेथ्रा द्वार से खुलता है। कई बार बिना पचे हुए मिनरल्स किडनी के आंतरिक भाग में, अगर बिना हम लोग खाते हैं और बिना पचे हुए जो मिनरल्स होते हैं वो किडनी के आंतरिक भाग में जाके जमा हो जाते हैं, और वही जमा होते होते क्या हो जाते हैं, पत्थरनुमा बन जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। वो जो स्टोन पत्थर नहीं होता, वो क्या होता है, मिनरल्स जो जमा हो जाता है, जो पाचन नहीं हो पाता है। और किडनी के पथरी को रासायनिक नाम क्या, वही पथरी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। यूरिया में जो है गंध होता है, यूरिन में जो है गंध होता है, वो किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है। और यूरिन का जो पीला होता है यो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। समझ गए। अब है किडनी खराब होने पर रक्त में यूरिया को छानने हेतु डायलिसिस मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको डायलिसिस मशीन के द्वारा क्या करते हैं, तो
में यूरिया को छानने का काम, जिसे हम लोग आरटीबी कृत्रिम कहते हैं, उसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलिसिस मशीन का छानना, मशीन डायलिसिस में जो छानना होता है वो किस चीज़ का बना रहता है, वो सेल्यूलोज का बना रहता है, ध्यान में रखिएगा। डायलिसिस मशीन रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस मशीन का जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं उसको क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। समझ गए? आगे हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए किडनी का ये क्या हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये किडनी हो गया। प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, रेनल वेन से आएगा। अनप्योर ब्लड जिसमें वो क्या होगा, रेनल आर्टरी से आएगा। और यूरिनरी ब्लेड यूरिथेरा से यूरिथेरा, और यूरिथेरा से जो होता है ये पास होता है। अब हम आगे जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स का अपना फोटोक्रोम्स तथा ट्रोपिज्म द्वारा कंट्रोल करता है। ट्रोपिज्म क्या कैसे कहेंगे, स्टिग्मस, यानी स्टिग्मस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस के कारण होने वाला जो गति होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपिज्म कहते हैं। पौधे में निम्न गति होते हैं, पहला होता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, पौधा का प्रकाश के दिशा में जो गति होता है उसको कहेंगे फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। उदाहरण हो गया सूर्यमुखी पौधा, ये सब क्या हो गया, तो फोटोट्रोपिज्म का उदाहरण हो गया। अब आगे जानते हैं, दूसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा जाएगा, पौधे का जल की दिशा में जो गति होगा वो हाइड्रोट्रोपिज्म कहेगा। जैसे हाइड्रोफाइट्स, मनी प्लांट्स, ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म करते हैं। तीसरा है जियोट्रोपिज्म, प्लांट्स में जड़ के ग्रेविटी के दिशा में जो गति होता है जियोट्रोपिज्म कहता है, पौधे के जड़ रूट में। चौथा क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होगा, मिमोजप्यूडिया छुई मुई, मिमोसा प्यूडिया, छुई मुई के पौधे में छूने से मुरझाने जो लगता है, इसकी पत्तियां स्फीत दाब में बदल जाता है, यो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। छुई मुई एग्जाम्पल हो गया इसका। कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल पॉलिनेशन क्या होगा, तो पॉलिनेशन कब कहेंगे, जब एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब कीमोट्रोपिज्म पोलन ट्यूब के भीतर ओव्यूल को निषेचित करना हेतु ही उस गति को ही कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। आगे हम लोग देखें, यहाँ देखें, अब ये मेन पॉइंट है, ये देख लेते हैं। ये क्या है, मेल का है, एंथर है, डिस्टिल है, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ये भी फीमेल पार्ट। क्या है, स्टिग्मा है, पोलन ट्यूब है, ओवरी है, ओव्यूल है, स्टाइल है। जब एंथर से स्टिग्मा में जाना, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। समझ गए? आगे हम लोग देखें, पॉलिनेशन करने वाले कंपोनेंट्स, एक है एनोमोफाइलस किसे कहेंगे, हवा के माध्यम से जो पॉलिनेशन होगा एनोमोफाइलस। जियोफाइलस जंतु के माध्यम से। एंटामोफाइलस कीट के माध्यम से। हाइड्रोफाइलस जल के माध्यम से पॉलिनेशन होगा, तो हाइड्रोफाइलस कीट के माध्यम से। एंटोमोफाइलस जंतु के माध्यम से। जियोफाइलस हवा के माध्यम से। एनोमोफाइलस। अब है फोटो हार्मोन। अब कुछ हार्मोन्स, प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन जो होता है ये आपके पत्ते में लगा रहता है या अपर पार्ट में लगाता है। यह वृद्धिवर्धक हार्मोन है, ये कि ग्रोथ करता है, ग्रोथ का काम करता है। यह पौधे में लंबाई बढ़ाने का काम करता है। और हमारे शरीर में जो लंबाई बढ़ता है किसके कारण होता है, STH के कारण हमारे शरीर में जो होता है लंबाई बढ़ने का काम होता है। ठीक है,
और ये जो ऑक्सिन है वो कहाँ पाया जाता है? एपिकल पार्ट में पाया जाता है। दूसरा है जिब्रालिन्स। जिब्रालिन्स यह बीज के डोर्मेसी को नष्ट करता है। जीव के जो डोर्मेसी को नष्ट करने का काम करता है जिब्रालिन करता है। साइटोकाइनिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका को विभाजन सेल डिवीजन का काम करता है। इसके छिड़काव से पत्ते लंबे समय तक क्या होते हैं? हरे रहते हैं साइटोकाइनिन के। फिर है एबिकस, इसका ठीक उल्टा है। यह ग्रोथ को रोकता है और पुराने पत्ते को निकालता है एब6 एसिड से। इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है? यह फलों को पकाने का काम करता है। इस फ्रूट्स को रेपिनिन हार्मोन्स भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, जिसे एसिटिलीन भी कहते हैं। छठा है फ्लोरेसेंस। यह काली बड को खिलने का काम करता है फ्लोरेसेंस। आगे हम लोग अब जानते हैं अब ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मानव में पूर्ण विकसित नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स नियंत्रण कोऑर्डिनेशन का काम करता है। न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब देखो न्यूरॉन्स भी यहाँ पे आप समझ जाएं आप लोग। न्यूरॉन्स में देखिए तो सबसे ये डेंड्राइट हो गया, जो कि ये हो गया डेंड्राइट। उसके बाद क्या है? साइटोन हो गया, सेल बॉडी हो गया। उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ऑक्सिन है। ऑक्सिन के बाद क्या है? माइलिन है, न्यूक्लियस है, और इसे ऑक्सिनल एंड या नर्व एंडिंग भी कहते हैं इसको। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे सेंस ऑर्गन। हमारे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे में 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं: आई, नोज, स्किन, टंग और ईयर। सेंस ऑर्गन फोटो रिसेप्टर कौन होता है? आई करता है। नोज क्या करता है? ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है। स्किन क्या है? थर्मो रिसेप्टर है। टंग क्या है? टेस्टो रिसेप्टर है। ईयर क्या है? साउंड रिसेप्टर है। अब देखिए जब हम लोग को कोई फीलिंग होता है इसके कैसे तो हमारे जो नर्व सेल है, नर्व सेल में डेंड्राइट कहाँ जाता है? साइटोन जाता है। साइटोन से न्यूक्लियस होता है। वहीं से जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में न्यूक्लियस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में मैसेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहाँ के थ्रू ऑक्सिजन में जाता है। ऑक्सिजन के बाद नर्व एंडिंग में जाता है, और इस तरीके से फिर नर्व एंडिंग से फिर अलग डेंड्राइट में जाएगा। ये डेंड्राइट से नर्व एंडिंग के माध्यम के बीच में जो जुड़ाव रहता है वो किस चीज़ से होता है? साइनेप्स से होता है। अब यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, एक न्यूरॉन नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है, वह स्थान क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। मानव में 3 प्रकार के नर्व सिस्टम होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। फर्स्ट जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम इसके 2 प्रकार होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं। ब्रेन, मानव का जो ब्रेन है वो किस चीज़ से बना रहता है? क्रेनियम नामक हड्डी, 8 हड्डियों के बक्से बंद हुआ जिसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम तथा ब्रेन के बीच 3 मेम्ब्रेन होता है। इनके बीच 3 मेम्ब्रेन होता है, और मैंगनीज कहा जाता है। इसके बीच केरोपोस्पाइनल फ्लूइड्स पाया जाता है, जो कि ब्रेन को बाहरी चोट से सुरक्षा करता है। अगर हम लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम ब्रेन में जो सुई भी भोंकेंगे तो हमें दर्द नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि आप अपने ब्रेन में नहीं दबाने लगे, इससे दबाएगा तो क्योंकि ये स्किन है, स्किन के अंदर जो ब्रेन है उसमें जो आप सुई भोंकिएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। पहले तो आपको स्किन से ही दर्द होना स्टार्ट है। ब्रेन के 3 मेम्ब्रेन जो है वो कौन कौन है? ड्यूरामेटर जो है आउटर पार्ट्स के होते हैं। एक है मिडिल मेम्ब्रेन जिसको आर्चोनॉइड्स कहते हैं, और पिया मोटर जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सब क्या है? मेनिनीज है। और मेनिनीज बताइए भी कि हैं क्रेनियम ब्रेन के बीच 3 मेम्ब्रेन होते हैं, ये जिसे मेनिनीज कहते हैं। आगे आप लोग जानेंगे इंट्रोवायरस क्या होता है। इंट्रोवायरस के कारण ब्रेन की मेम्ब्रेन में सूजन आ जाता है। यह रोग मेनिनाइटिस कहलाता है। मानव में मेल में ब्रेन का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है, वहीं फीमेल में जो होता है 1350 ग्राम होता है। अब इससे थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, फिगर के थ्रू आप समझ जाएंगे ब्रेन को। EEG
से भी फिलगस मशीन का प्रयोग से हम लोग मस्तिष्क का परीक्षण करते हैं EEG से। क्रेनियम क्या करता है, ये हड्डी है। उसके बाद है सेरोस्पेनियल फ्लूइड्स क्या करता है, तो ये बचाता है हमें किस चीज़ से, बारी चोट से, सेरोस्पेनियल फ्लूइड्स। अब ये है मेनिनीज के 3 पार्ट्स हैं। मेनिनीज के 3 पार्ट्स कौन कौन हैं? मेनिनीज के 3 पार्ट्स है ड्यूरामेटेड, एर्चोनॉइड्स, ड्यूरामेटर आउटर मेम्ब्रेन, एर्चोनॉइड्स मिडिल, और पियामेटर क्या होगा, पियामेटर, तो ये हो गया इनर। इंट्रोवायरस क्या है? इंट्रोवायरस एक तरह का संक्रमण है से ब्रेन मेम्ब्रेन को सूजन आ जाता है। इंट्रोवायरस के संक्रमण से ब्रेन में सूजन आ जाता है और यह रोग मेनिनाइटिस कहलाता है। मेनिंगिनाइटिस कहलाता है, ये याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखें, ह्यूमन ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को पोरोसेंसोफुगलस कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसोसेफुगलस फेलोन कहते हैं, हिंड ब्रेन को रोहेमोफेकलस कहते हैं। फोर ब्रेन इसके निम्न भाग होते हैं, सेरेब्रम अम्ब लग गया जिसमें क्या होगा, यह सबसे बड़ा हो जाएगा। यह बुद्धिमत्ता, चतुराई, बोलचाल, सोचना, प्रेम, घृणा, IQ इत्यादि ये सेरेब्रम के थ्रू होता है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा है डेनिसेफेलन या हाइड्रोथैलेमस। यह भूख, प्यास, दर्द का केंद्र होता है। तापमान का भी नियंत्रण किससे होगा? हाइपोथैलेमस से होगा। दूसरा है मिड ब्रेन। यह देखने और सुनने का काम कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। तीसरा है हिड ब्रेन। इसके निम्न पार्ट हैं सेरेब्रम। यह ब्रेन का सबसे छोटा भाग है, ब्लम, जो मांसपेशी की गति को नियंत्रित करता है। इसके लिए कान के माध्यम से सूचना को ग्रहण करता है। एक है मेडुला ऑब्लिगेट। यह उल्टी का निगरण का केंद्र है तथा श्वसन, दर और रक्तचाप को नियंत्रण की कौन मेडुला करेगा। अब है स्पाइनल कॉर्ड। यह रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र है। एक होता है सेंसरी नर्व और एक होता है मोटर नर्व। जब सेंस ऑर्गेन रिसेप्टर से न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? सेंसरी नर्व सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा। और जब ब्रेन से कोई मैसेज आएगा वो मैग्नेटिक इम्पल्स के द्वारा आएगा और किसके थ्रू जाएगा? मोटर नर्व के द्वारा। ये याद कर लीजिए। दूसरा ब्रेन का पार्ट है PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यह नर्व सिस्टम के के निकलने का केंद्र है। नर्व 2 स्थान से निकलती है, एक ब्रेन से और एक स्पाइनल कॉर्ड से। इससे निकलने वाली नर्व क्रेनियन नर्व कहलाती है। इनकी संख्या कितना है? ब्रेन से जो निकलती है नर्व क्रेनियम नर्व निकलती है और इसकी संख्या क्या है? 12 है। वहीं स्पाइनल कॉर्ड से भी जो स्पाइनल नर्व निकलती है, कहलाती है, वो क्या कहता है? स्पाइनल नर्व कहलाता है और उसकी संख्या कितनी है? 31 जोड़ी है। आगे हम लोग देखें ANS का हो गया ऑटोनोमस नर्व सिस्टम हो गया। ये इन्वॉल्यूंटरी एक्शन का काम करता है, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, सीविंग, वोमिटिंग, ये सब क्या करता है? तो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम करता है। स्नीजिंग, कफिंग, ये सब कफ जो लग गया, खांसते जो हैं, छींकते जो हैं, उल्टी जो करते हैं, ये सब ANS ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। यही था दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आप लोग ज़रूर हमें बताएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो यूं ही इसी तरीके से बने रहें और आगे भी हम एक नए सीरीज़ के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।